दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। कहानी की शुरुआत होती है 2025 से, जब नेपाल की युवा पीढ़ी, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते हुए एक ट्रेंड देखते हैं। वो ट्रेंड था नेपो किड्स। यह वो शब्द था जो नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों के लग्जरी जीवन को निशाना बना रहा था। औसत नेपाली सालाना महज $1,400 प्रति वर्ष कमाता है, जबकि ये नेपो किड्स इंस्टाग्राम पर प्राइवेट जेट्स, विदेशी विला और महंगे ब्रांड्स की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट बीनू केसी ने लिखा, हमारे माता पिता ने क्रांति की, लेकिन ये नेता उनके सपनों को चुरा लेते हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियोस और हैशटैग्स उमड़ पड़े। नेपो किड्स एंड करप्शन। नेपाल की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की थी और जेन ज़ी जो डिजिटल दुनिया के बच्चे थे, इन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। लेकिन चिंगारी की आग में बदलने वाला ये फैसला 24 सितंबर को आया। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, स्नैपचैट शामिल थे, इन सभी पर बैन लगा दिया। और बहाना क्या बनाया? बहाना ये बनाया गया कि ये विदेशी कंपनियां देश को पर्याप्त टैक्स नहीं दे रही थी। लेकिन युवाओं के लिए ये एक चाकू था जो उनकी आवाज को दबा रहा था। यह बैन नहीं, हमारी सांसें रोकने जैसा है, ये लिखा एक 22 साल की कंटेंट क्रिएटर सुभाना बुद्धिया-योकी ने, जो कि बाद में सड़कों पर उतर आए। रातों रात टिकटॉक और रेडिट पर वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर मीटिंग्स शुरू हो गई। हामी नेपाल नाम के एक यूथ एनजीओ ने 8 सितंबर के लिए काठमांडू में शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान कर दिया। जेन ज़ी ने फैसला लिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, ये हमारी क्रांति है। सड़कों पर उतरती युवा ताकत। 8 सितंबर की सुबह काठमांडू की सड़कें जेन ज़ी की बहार से भर गईं। हजारों युवा, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, जीन्स टी शर्ट में कॉलेज स्टूडेंट्स और मास्क लगाए कंटेंट क्रिएटर्स न्यू रोड से न्यू बनेश्वर चौक तक उमड़ पड़े। उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, एनफ इज एनफ, बस अब बहुत हो चुका है। एंड टू करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार का अंत। और जेन ज़ी बदलाव के लिए, जेन ज़ेड फॉर चेंजेस, वो चिल्ला रहे थे, ओली इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर निशाना साधा गया था, जो 10 सालों से घूम फिर कर सत्ता संभाल रहे थे। बेरोजगारी 20% से ऊपर थी, नौकरी मिलना एक सपने जैसा था और भ्रष्टाचार के कारण, जैसे 2017 का एयरबस घोटाला, बिना सजा के दब जाते थे। शुरुआत शांतिपूर्ण थी। युवा सांसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए, जहां पर वे अपनी मांगे रखने वाले थे। लेकिन जैसे ही वे बैरिकेड्स तोड़ने लगे, पुलिस ने जवाब दिया, टीयर गैस, वाटर कैनन और रबड़ के बुलेट्स, और उसके बाद एक गोली चलने लगी। एक 14 साल की लड़की शिरंग लामा ने बाद में कहा कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं गई थी, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए अब मैं सफाई कर रही हूं। यह हमारा राष्ट्रीय धन है जो जल रहा है। गोलीबारी में कम से कम 19 युवा मारे गए, 400 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों के सिर में गोली लगी है। ग्राफिक्स वीडियोस वायरल हो गए और यूनिफॉर्म में बच्चे, गिरते हुए खून से सनी हुई सड़कें, और इटाहारी से विराटनगर जैसे शहरों में भी हिंसा फैल गई, जहां 2 और मौतें हुई। जेन ज़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी आवाज दबाने के लिए गोली चलाई गई है, अब देखो हम चुप नहीं बैठेंगे। आग की लपटें और सत्ता का पतन 9 सितंबर को शुरू होने लगा, जब इस आग ने पूरे देश को जकड़ लिया। युवाओं का गुस्सा अब अनियंत्रित था। वे संसद भवन में घुस गए, जहां नेपाली पेंगोडा शैली की खूबसूरत इमारत जलने लगी। सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस का मुख्यालय, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा का घर, सब कुछ निशाना बनाया गया। प्रचंड का घर जलाया गया। ओली के निवास पर हमला हुआ। ड्रोन वीडियोस में दिखा कि युवा दस्तावेज, कुर्सियां और कंप्यूटर निकालते हुए नजर आ रहे थे और युवा चिल्ला रहे थे, यह क्रांति है,
भ्रष्टाचार का अंत। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वन पीस के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के झंडे लहराए, जैसे इंडोनेशिया के 2025 प्रोटेस्ट में हुआ था। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन युवा इसे तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आए। नेपाली आर्मी की तैनाती की गई। जनरल अशोक राजा सिंहदेल ने अपील की, शांत रहो, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और फिर 9 सितंबर की शाम को प्रधानमंत्री ओली ने समर्पण कर दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल समेत कई मंत्रियों ने पद छोड़ दिया। जेएनजी की जीत हुई, लेकिन कीमत भारी रही। 22 से ज्यादा मौतें हो गई थीं, सैकड़ों घायल हुए थे और शहरों में तबाही हो गई थी। हीरो उभरते हैं, लेकिन चुनौतियां बाकी रहती हैं। इस उथल पुथल में कुछ हीरो बनकर उभरे। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, एक पूर्व रैपर और 35 साल का एक युवा जेएनजी का अनौपचारिक चेहरा बन गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कहा, ओली आतंकवादी है, संपत्ति ना जलाओ, बदलाव लेकर आओ। बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने का समर्थन किया। कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्ती के लिए जानी जाती रही हैं, युवाओं के लिए भरोसे का प्रतीक बनी। और जेएनजी ग्रुप ने आर्मी चीफ्स के जरिए मुलाकात की और कहा, हमारा मूवमेंट हाईजैक कर लिया गया, हम शांतिपूर्ण थे लेकिन घुसपैठिए आए। और हालांकि अब सोशल मीडिया बैन हटाया जा चुका है, लेकिन गहरी समस्याएं अभी भी बाकी हैं। बेरोजगारी, असमानता और परिवारवाद। कुछ ने राजशाही की बहाली की मांग की, लेकिन जेएनजी का फोकस साफ था, नई राजनीति, निष्पक्षता और युवाओं की भागीदारी।